नमस्कार साथियों, इतिहास के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक अकादमिक लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती और आधारभूत वर्षों को खंगालने वाले हैं। ये वो दौर था जिसने आधुनिक भारत की राजनीति और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की असली नींव रखी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का खाका मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटा है। 19वीं सदी के अंत की जागृति, सेफ्टी वाल्व से जुड़ा विवाद, उदारवादियों के उद्देश्य और तरीके, धन का निष्कासन और अंत में उदारवादी बनाम उग्रवादी। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले खंड की तरफ, 19वीं सदी के अंत की जागृति। किसी भी बड़े राजनीतिक आंदोलन की जड़ों को समझने के लिए हमें 1857 के विद्रोह के बाद के उस उथल-पुथल वाले माहौल में जाना होगा। जरा सोचिए, अंग्रेजों का दमन चक्र तेजी से चल रहा था। 1876 से 1880 के बीच लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आग में घी का काम कर रही थी। इसके नतीजे में कई छोटे-छोटे क्षेत्रीय संगठन बनने लगे और फिर इसी सुगबुगाहट ने एक बड़ा रूप लिया 28 दिसंबर 1885 को, जब बॉम्बे में 72 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, सेफ्टी वाल्व विवाद। यहाँ इतिहासकारों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त बहस है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस असल में अंग्रेजों द्वारा बिछाया गया कोई रणनीतिक जाल थी या फिर भारतीयों की कूटनीति की एक शानदार ढाल। लाला लाजपत राय का तर्क यहाँ बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी। इसे बिल्कुल आपके घर के प्रेशर कुकर की तरह समझिए। जब कुकर में भाप बहुत ज्यादा हो जाती है तो वॉल्व उसे बाहर निकाल देता है ताकि कुकर फटे नहीं। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने 1857 जैसी किसी दूसरी क्रांति के गुस्से को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए ही कांग्रेस को उस वॉल्व की तरह बनाया था। लेकिन रुकिए, इसके ठीक उलट जी.के. गोखले की तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है। यह थ्योरी कहती है कि शुरुआती भारतीय नेताओं ने बहुत ही समझदारी से ब्रिटिश संस्थापक ए.ओ. ह्यूम का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया। वो चाहते थे कि इस नवजात आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के शक और दमन की बिजली से बचाया जा सके। और इस पूरी बहस में ए.ओ. ह्यूम का किरदार बड़ा ही पेचीदा है। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जिन्हें शिमला का संत भी कहा जाता था। एक बड़ा ही रोचक किस्सा है कि 1857 के विद्रोह के वक्त वो इटावा में कलेक्टर थे और उग्र भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बाकायदा साड़ी पहनकर भागना पड़ा था। क्या किस्मत है ना, बाद में यही इंसान कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्रिटिश पैरोकार बना। चलिए अब रुख करते हैं खंड 3 का, जहां हम शुरुआती नेताओं के उद्देश्यों और उनके काम करने के उदारवादी तरीकों को समझेंगे। 1885 से 1905 के बीच जिन नेताओं का कांग्रेस पर दबदबा था उन्हें हम उदारवादी या मॉडरेट्स कहते हैं। उनके लक्ष्य एकदम स्पष्ट थे। वो भारत के अलग अलग हिस्सों, जातियों और वर्गों को एकजुट करके एक बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे। और हाँ, वो बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं की अवधारणा के बहुत बड़े समर्थक थे। अब इनके काम करने का तरीका क्या था? ये बड़ा सीधा सा था, जिसे हम 3P मॉडल कह सकते हैं। प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। मतलब पहले सरकार से विनती करो, फिर हस्ताक्षर जुटाकर याचिका दो और बात ना बने तो संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करो। वो क्रमिक सुधारों में यकीन रखते थे, किसी हिंसक क्रांति में नहीं। अंग्रेजों के न्याय पर उनका गहरा भरोसा था। खैर, ये धीमा तरीका हर किसी को रास नहीं आ रहा था। शुरुआती कार्यकर्ता इसे बहुत शक की निगाह से देखते थे। अश्विनी कुमार दत्त ने तो तंज कसते हुए इसे 3 दिन का तमाशा तक कह दिया, क्योंकि ये नेता साल में बस कुछ ही दिन मिलते थे। और अरबिंदो घोष ने तो इसे सीधे तौर पर एक भीख मांगने वाली संस्था करार दिया। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, ये मॉडरेट्स रातों रात अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं निकालना चाहते थे। वो दरअसल ये मांग कर रहे थे कि भारत में जो ये अनब्रिटिश शासन चल रहा है उसे हटाया जाए। वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत में भी उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय के साथ राज करे जो वो अपने देश ब्रिटेन में करती है। उनकी इस लगातार कोशिश का एक छोटा सा ही सही लेकिन नतीजा जरूर निकला, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें उन्हें बजट पर बोलने का हक तो मिला, लेकिन कोई असली पावर नहीं दी गई। ना तो वो वोट कर सकते थे और ना ही पूरक सवाल पूछ सकते थे। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और बौद्धिक हिस्से पर, खंड 4, धन का निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ।
इसे एक बहुत ही सिंपल बैंक बचत के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए देश 1000 रुपए कमाता है, लेकिन उसमें से 500 रुपए लगातार निकालकर ब्रिटेन भेज दिए जाते हैं। तो क्या होगा? वो पैसा कभी देश में निवेश ही नहीं हो पाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी और अंततः भयंकर गरीबी फैलेगी। बिल्कुल यही भारत के साथ हो रहा था। शुरुआती नेताओं ने बहुत ही ठोस आंकड़ों के साथ साबित किया कि कैसे यूरोपीय अधिकारी अपनी मोटी तनख्वाहें और पेंशन इंग्लैंड भेज रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश सेना के भारी भरकम खर्चों ने और कृषि की अनदेखी ने भारत को पीछे धकेल दिया। उनकी साफ मांग थी कि देश का पैसा देश में रोकने के लिए सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। और इस आर्थिक जागृति की बुनियाद रखी दादा भाई नौरोजी की उस ऐतिहासिक किताब ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब ने पूरी कहानी ही पलट दी। इसने गरीबी जैसी अमूर्त चीज को सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों से जोड़कर खड़ा कर दिया। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी खंड की तरफ, खंड 5, जो है उदारवादी बनाम उग्रवादी। 20वीं सदी की शुरुआत में राजनीति कैसे बदली, ये टेबल उसका सटीक सारांश है। एक तरफ उदारवादी थे जो याचिकाओं और शिक्षित उच्च वर्ग के सहारे चल रहे थे और अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा करते थे। दूसरी तरफ उग्रवादियों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिन्होंने आम जनता को साथ लिया, बहिष्कार का रास्ता चुना और अंग्रेजों के तथाकथित परोपकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो क्या उदारवादी बिल्कुल नाकाम रहे? ऐसा कहना गलत होगा। भले ही हम ये कहकर उनकी आलोचना करें कि उन्होंने आम जनता को नहीं जोड़ा और उनका तरीका बहुत धीमा था, लेकिन ये स्वीकार करना ही होगा कि उन्होंने लोकतंत्र का बीज बोया। उन्होंने एक मजबूत आर्थिक आलोचना दी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस राष्ट्रवाद का मंच तैयार किया जिस पर खड़ी होकर आगे की लड़ाइयां लड़ी गईं। तो साथियों, इस अकादमिक विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या उदारवादी इसलिए विफल रहे क्योंकि वो आम जनता को साथ जोड़ने से कतराते थे, या फिर उन्होंने बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ वो लॉन्चपैड तैयार किया जो आगे चलकर हमारी आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।